नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नीली क्रांति को परिभाषित करना है, प्रश्न है आज का, और इसकी समस्याओं को भी आपको बताना है। ठीक है, तो आज का प्रश्न है। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाह रहा था आप लोगों से कि जो मैंने यूपी पीसीएस मेंस का जो ग्रुप बनाया है दोस्तों, उसमें देखिए आप लोग फालतू की चीज़ें प्लीज़ मत डाला करिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसमें केवल मेंस की चीज़ें डालिए, पीटी की या अन्य कोई चीज़ उसमें मत डालिए, नहीं तो मुझे मजबूरी में आके उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, नीली क्रांति को परिभाषित करना है और इसकी समस्याओं को भी आपको बताना है। 2 प्रश्न देखेंगे हम लोग, और दोस्तों आप लोगों को डेली 2 क्वेश्चन लिख के दिखाने हैं। बहुत कम ही लोग लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आंसर आ नहीं रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो प्रश्न ये है, नीली क्रांति को परिभाषित करना है और इसकी समस्याओं को भी आपको बताना है। देखिए जो प्रश्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न लिखना है, और 3 पार्ट में लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और आपका कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको पैराग्राफ में लिखना है। बहुत से लोगों ने हेडिंग डाली है तो वो चीज़ आप लोग बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है नीली क्रांति। नीली क्रांति है क्या? सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए क्रांति क्या होती। क्रांति एक लाइन में बोलें तो किसी भी चीज़ में अमूलचूल परिवर्तन लाना। सबसे बड़ी बात यही है, अमूलचूल परिवर्तन। ठीक है, अब नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन जो है, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, मछली उत्पादन जो होता है उसमें अमूलचूल परिवर्तन करते हुए उत्पादन में वृद्धि कर खाद्यान्न पोषण और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना, यह इसका मेन लक्ष्य होता है नीली क्रांति का। ठीक है, अब नीली क्रांति जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जलीय जीव भी आते हैं, आपका जलीय वनस्पति आते हैं और जलीय तंत्र आता है। तो अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से मेनली संबंधित है। ठीक है, तो अब आपको देखना होगा कि मत्स्य उत्पादन हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है। आपके भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हम लोग गुजरात से चलते हैं और पश्चिम बंगाल तक जो हमारा सागरीय तट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका सागरीय तट के सहारे जो मछली उत्पादन होता है उसी का उत्पादन देश से निर्यात में योगदान करता है। और एक स्थलीय उत्पादन या घरेलू उत्पादन जिसको बोलते हैं, घरेलू उत्पादन में भी तालाब, नदी और झीलों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें उत्पादन में सहयोग करती हैं। अब जो मैंने बताया गुजरात से लेके आपका, गुजरात से ये जो भारत ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ गुजरात से लेके आपका पश्चिम बंगाल तक जो सागरीय तट है, जो भारत की तट रेखा है, तो उस पर पूरी की पूरी आपकी मत्स्य उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब मछली उत्पादन में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जिसमें झींगा उत्पादन भी आता है, केकड़ा उत्पादन भी आता है, सीप भी आता है। अब जली में एक और आता है कि जैसे आपका मोलस्क जो होते हैं, मोलस्कों का उत्पादन भी होता है। प्रवाल, देखिए दोस्तों प्रवाल भी बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए पहले पार्ट में आपने, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने ये बता दिया। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या बताना है कि आपका समस्याएं क्या हैं। जैसे हमारे यहाँ मत्स्य उत्पादन जो होता है, तो मछली उत्पादन जो हमारे यहाँ होता है वो समुद्री और घरेलू 2 टाइप में होता है, और मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है निर्यात में। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फैक्ट जो होते हैं आपके जो प्रश्न लिखते हैं उसमें वो आपको प्रमाणीकृत करते हैं कि आपने प्रमाण के साथ आप जो बात बोल रहे हैं प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अब जैसे जलीय वनस्पति है, जलीय वनस्पति में क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि लाइकेन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा लाइकेन।
तो लाइकेन करते क्या हैं, लाइकेन हुए, प्रवाल हुए, समुद्री जीव हुए, तो ये सारी चीज़ें जलीय वनस्पति में आती हैं। तो अब कुल मिला के सारी चीज़ों को आपको समेटते हुए इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताना है, और पहले पार्ट में नीली क्रांति को 1-2 पैराग्राफ में आप लोगों को समझाना है। ठीक है, अब इसकी समस्याएं आपको बतानी हैं। तो समस्याओं में क्या है, हमारे यहाँ सबसे जो मुख्य समस्या मानी जाती है कि आपकी प्राचीन तकनीकी का उपयोग। देखिए, हमारे यहाँ जो प्राचीन तकनीकी है उसी से लोग अभी उत्पादन करते हैं। प्राचीन तकनीकी क्या है, लोगों को ज्ञान नहीं है, प्राचीन तकनीकी के माध्यम से फिशिंग उसी तरीके से कर रहे हैं, उनको ये आइडिया भी नहीं है कि इससे भी हम आय अर्जन बहुत अच्छी मात्रा में किया जा सकता है। ठीक है, और एक समस्या क्या है कि परिवहन की समस्या। परिवहन की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये भारत देश है, जैसे ये हमारा भारत देश है और ये पूरा आपका यहाँ से लेके बन नहीं पा रहा है, तो इतना ही मान लीजिए। अब यहाँ पे स्थल में आपका कोई जैसे मछली उत्पादन कर रहा है तो उसको पोर्ट तक ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, कोल्ड स्टोरेज की समस्या है। ठीक है, तो और जो हमारे यहाँ रणनीतियाँ बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, जो प्रयास किए गए हैं वो भी बहुत कम किए गए हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। तो इस वजह से भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है, और हमारे यहाँ ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है, ओवर फिशिंग, बहुत ही ज़्यादा फिशिंग होती है। और जो रेशम का जाल होता है उसको जब सागर में डालते हैं जाके, तो सागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, वहाँ के जलीय जीव भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मर जाते हैं। तो ये ओवर फिशिंग के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब अगली समस्या को देखते हैं कि जैसे जो हमारे किसान हैं जो मत्स्य पालन करते हैं तो उनको जानकारी भी नहीं है दोस्तों, जानकारी भी उतनी नहीं है। तो ये हो गई आपकी ओवर फिशिंग की बात। ओवर फिशिंग से पर्यावरण प्रदूषण भी होता है दोस्तों। अब कृषक की जानकारी पे बात हो रही थी, कृषकों की जानकारी की हमने बता दिया कि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, किस तरीके से वो जो नई प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग नहीं कर पाते। अब हमारे यहाँ जो सरकार की तरफ से जो प्रयास भी किए गए हैं बहुत कम किए गए हैं, और मत्स्य पालन के लिए जो भूमि होती है उसका अलॉटमेंट भी नहीं होता, लोगों को ज्ञान भी नहीं होता और उनको ये आइडिया भी नहीं होता कि किस तरीके से हम अपने जीवन यापन को या जो लाइफ है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं मत्स्य पालन के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें बतानी है, और सरकार की तरफ से और एक बजटरी प्रावधान के अनुसार, ठीक है, बजटली जो एलोकेशन होता है वो भी आपका मत्स्य उत्पादन के लिए ज़्यादा नहीं होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं आपके नीली क्रांति की। ठीक है, तो इसलिए यह ज़रूरी। अब इसके उपाय देख लेते हैं दोस्तों। उपाय क्या हैं? सबसे बड़ी चीज़ यह है लोगों में जागरूकता पैदा करना कि मत्स्य पालन से आप अपना बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड मैनेज कर सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और मत्स्य पालन के लिए रिसर्च सेंटर बनाना, सबसे बड़ी बात यह कि रिसर्च सेंटर बनाना। भारत में अगर लोगों के पास रिसर्च R&D डिपार्टमेंट भी नहीं है तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को ये रिसर्च सेंटर हेल्प करेगा, जो कृषक होंगे उनको हेल्प करेगा। और जो अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत करना। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, ना ही कोल्ड स्टोरेज है, ना ही अच्छी मात्रा में इसको रखने के लिए, मछलियों को परिवहन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोल्ड स्टोरेज अच्छे जो परिचालित हैं तो कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और एक अच्छे बाज़ार का निर्माण करना, ध्यान रखिएगा भारत में बाज़ार भी उतना विकसित नहीं है, तो उस बाज़ार को भी बहुत अच्छी तरीके से विकसित करना। और तकनीकी जो है, देखिए टेक्निक जो है, नई नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जो नई तकनीकी हैं मत्स्य पालन की उनको उपयोग में लाना। ठीक है, और सरकारी प्रयास देखिए कुछ किए गए हैं कि जैसे सरकार के द्वारा एक बोर्ड बनाया गया है, राष्ट्रीय मत्स्यन बोर्ड, और एक फंड भी बनाया गया है। ठीक है, तो यह है। और दोस्तों जो आपका मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन के लिए एक आसान ऋण भी प्रोवाइड करना, यह सरकार के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। KCC जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वह लोगों के लिए होता है, तो
कृषकों के लिए, तो अब उनके लिए भी मत्स्य पालन में भी आपको केसीसी को लाना, ठीक है। और जो मत्स्य पालन कृषक करते हैं उनके लिए आसान किस्तों पर ऋण भी उपलब्ध हो सके जिससे, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका जीएस का सेकंड पेपर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। दो प्रश्न हम लोग डेली देखते हैं और 200 शब्दों में इसको बताना है आप लोगों को। पॉलिटी का प्रश्न है, सेकंड पेपर जीएस सेकंड पेपर का यह प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व की समीक्षा करें। हमारा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और इसकी महत्व की चर्चा करें। अब सबसे पहले चीज़ ये देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रासंगिकता क्या है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा, वो देखिए हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च होने के बाद हमारे यहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों का अंग होता है। कौन सा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका इन तीनों में भी सर्वोच्च माना जाता है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च मानी जाती है। पहले संविधान सर्वोच्च है, फिर उसके बाद न्यायपालिका सर्वोच्च है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यही है, न्याय जो है, न्याय की अवधारणा जो ली गई है, वो प्रथम जो अवधारणा ली गई थी वो अमेरिकी क्रांति में ली गई थी और वहीं पर अमेरिका के ही संविधान में लिखित संविधान जो था, देखिए लिखित संविधान अमेरिका में ही हुआ था और न्याय की अवधारणा वहीं विकास हुआ था, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं संविधान का रक्षक, ठीक है। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है और भारतीय परिवेश में अगर हम लोग बात करें तो संविधान का जो व्याख्याकर्ता कह सकते हैं और कठोर और नम्य का जो मिश्रण है, ये सारी चीज़ें संविधान के रक्षक किसको बोला जाता है? आपके सर्वोच्च न्यायालय को। और कुछ चीज़ें अमेरिका के संविधान में, हमारे संविधान में अलग अलग हैं कि जैसे अगर हमारे यहाँ अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ है SC/ST एक्ट का, कि जो हमारा संसद है, दो चीज़ें होती हैं, एक संसद एक न्यायपालिका। न्यायपालिका ने एक डिसीजन सुनाया, उसके बाद एक बिल बना, बिल बनने के बाद उस पर फिर एक पलटवार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश और दिया। तो कहने का मतलब यही है कि संसद भी सर्वोच्च मानी जाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल कर दोबारा डिसीजन को परिवर्तित कर सकती है बिल के माध्यम से, ठीक है। तो संसद हो गई, संविधान हो गया और न्यायपालिका हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको बताना है कि जो आपकी न्यायपालिका है वो किस प्रकार सर्वोच्च है, ठीक है। अब बात आती है, हम लोगों ने देखा लिखित और जो आपका लिखित संविधान है, कठोर और नम्य का मिश्रण है, और जो हमारा संविधान है, संविधान का व्याख्याकर्ता जो माना जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। और जो न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका जो है यह संघात्मक व्यवस्था का भी रक्षक माना जाता है, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था जो है हमारी, उसका भी यह रक्षक माना जाता है, ठीक है। अब जैसे जो देखिए दो जैसे संघ और राज्य होते हैं, सेंटर और स्टेट, तो इनमें क्या है, हमारे यहाँ शक्ति विभाजन किया गया है। अब इनके बीच में अगर कोई विवाद होता है या कोई दिक्कत आती है तो उसकी रक्षा करता है ये, ठीक है। और जैसे कोई भी राज्य है या राज्य हो गया या केंद्र सरकार हो गई, कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर काम करता है जाके, तो उस चीज़ को कौन रोकता है? वो रक्षा करता है आपका न्यायपालिका, कि आपको अपने दायरे में रहकर ही काम करना है। अब जैसे तीसरी बात क्या है कि जैसे अगर दो राज्यों या राज्य और सेंटर के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उन सभी विवादों का जो निपटारा किया जाता है वह निपटारा आपका न्यायपालिका ही करती है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में आप लोगों को बताना है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक भी माना जाता है, ठीक है। रक्षक किस प्रकार से कि मौलिक अधिकारों का रक्षक रक्षा करता है हमारे यहाँ सभी चीज़ों की। मौलिक अधिकार किस जो अधिकारों का रक्षक माना जाता है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग
माना जाता है, ठीक है, जिसमें 4-5 प्रकार की आपकी रेटें हैं जिसके माध्यम से वह जारी करता है और जारी करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है। नागरिक अधिकारों की भी यह नागरिक अधिकारों की भी रक्षा करता है, ठीक है। नागरिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का हो गया, समानता का हो गया, और जितने भी मूल अधिकार हैं उन अधिकारों का यह रक्षक माना जाता है। और 5 प्रकार की रेटें जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण। यह आदेश के माध्यम से अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर अपने अधिकार क्षेत्र से जो हमारे समाज में लोगों के अधिकार हैं उनका अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। अब सुप्रीम कोर्ट की एक प्रारंभिक अधिकारिता भी होती है जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, और अपीली अधिकारिता भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये चीज़ें तो हम लोगों ने देखी आवश्यकता क्यों है। अब थोड़ा सा महत्व पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका महत्व क्यों है। महत्व दोस्तों इसलिए भी है कि जो हमारा समाज है, भारतीय समाज है, इसमें विभिन्न वर्ग, जाति, पंथ, विभिन्न लोगों का मतलब विभिन्न लोगों के जो धर्म के लोग हैं उन सबका एक संयुक्त निकाय है, ठीक है, संयुक्त निकाय है। और इसके मध्य कोई भी अगर विवाद होता है तो उस विवाद में, भाई देखिए विवाद तो होते ही रहेंगे किसी के बीच में, तो अगर कोई विवाद होता है, अब देखिए दोस्तों जो हमने बातें बताई कि जैसे पंथ, विभिन्न वर्ग, धर्म, जाति और इन सब चीज़ों के बीच में एक विवाद तो होते ही रहते हैं, ठीक है। तो जब कोई अगर विवाद नागरिक अधिकार या किसी भी टाइप से अगर भारतीय समाज में अगर कोई विवाद होता है तो वहाँ पर उन विवादों का जो निपटारा होता है, जो विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा करने के लिए जो सर्वोच्च संस्था मानी जाती है वो आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ही मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट सुनाता है वो सर्वमान्य होते हैं, सभी को मानने ही पड़ते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, दूसरा महत्व क्या है, बहुत ही ज़्यादा, कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का रक्षक भी माना जाता है। और संविधान बनने के उपरांत बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं और मौलिक अधिकार जो भी हैं नागरिकों के, तो उनको देखते हुए उसने निर्णय सुनाए हैं और उन्हीं निर्णयों के अनुसार एक नई दिशा भी प्रदान की है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को चीज़ों को लिखना है, ठीक है। 200 वर्ड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया है। और आप लोग करिए क्या कि जैसे कुछ चीज़ें आप लोग भी पढ़ते होंगे तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करना चाहते हैं या किसी एक अच्छे विद्वान की कोई लाइन डालना चाहते हैं या कोटेशन डालना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग ऐड कर दिया करिए। और आप लोग क्वेश्चन लिखिए पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में। अपनी बात को कहने के लिए आपको जुड़ाव होना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए, बातें जुड़ी होनी चाहिए। जैसे पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए बिल्कुल ही अलग हो गया कि एक बात हमने कहीं और की बोली, दूसरी बात हमने कहीं और की बोली। और काटना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ शुद्ध अच्छी सी राइटिंग में आप सभी लोगों को यह प्रश्न लिखना है, ठीक है। और लिख के आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को सभी लोगों को लिखना है और लिखने के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।